हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बीए सेकेंड ईयर, जिसमें हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो चैप्टर चल रहा है खिलजी वंश। खिलजी वंश हम पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने जलालुद्दीन खिलजी का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका समय है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी। ठीक है, 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। अब हम शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने अपने चाचा की हत्या करके सत्ता हत्या ली थी, सत्ता पे अधिकार कर लिया था अपने चाचा की हत्या करके। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसका बहुत बड़ा रोल है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अलाउद्दीन वो व्यक्ति है जिसने सत्ता में आने के पश्चात बहुत कुछ ऐसे कार्य किए जो कि और कोई व्यक्ति, तत्कालीन व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो हम अब अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। अब यह जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी भतीजा है जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो हम आज अध्ययन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पहले हम अध्ययन करेंगे इसका प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन, ठीक है, प्रारंभिक जीवन हम पढ़ते हैं इसका कि आखिरकार इसका प्रारंभिक जीवन क्या रहा है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने सत्ता में आने के पश्चात बहुत कुछ ऐसे काम किए जो कि और कोई नहीं कर पा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा की हत्या की और वो भी सरेआम की। चाचा फौज लेके आ रहा है, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि वो ऐसे हत्या करेगा, परंतु उसने हत्या की। तो यह एक तरह से कह सकते हो कि उसने उस समय की परिस्थितियों को बिल्कुल अपने अनुकूल बनाने के लिए बहुत कठोर निर्णय लिए उसने। ठीक है, कठोर निर्णय, क्योंकि एक सत्ता में जब शासक आता है तो वो एकदम से ही नहीं आ जाता है, उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत से त्याग उसे देने पड़ते हैं। अब उन्हीं त्यागों के बलबूते उसे क्या मिलने जरूरी नहीं है। प्रारंभिक जीवन पढ़ते हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो नाम है वो है अली गुरशप। अली गुरशप इसका मूल नाम है। ठीक है, अली गुरशप इसका मूल नाम है। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या? अली गुरशप है। जलालुद्दीन क्या है? इसका भतीजा था। ये जलालुद्दीन दीन था, उसका ये क्या है? भतीजा था। ठीक है, तो चाचा भतीजे हैं ये दोनों। अब जो जलालुद्दीन खिलजी है उसी के समय से अली गुरशप ने अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिया। अब उसने किया क्या है कि जो अली गुरशप है उसके पिता का नाम है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी, ये दोनों भाई थे, ये बड़े भाई थे। इनकी मृत्यु हो जाती है तो जलालुद्दीन अपने भतीजे का पालन पोषण करता है। इसके दो बेटे हुए, शिहाबुद्दीन मसूद है, उसके दो बेटे हुए। एक का नाम है अलाउद्दीन जिसे हम जानते हैं, और दूसरा है अल्मास बेग। ठीक है, अल्मास
बेग। अल्मास बेग है दूसरे का नाम। ये दोनों भाई थे। अब क्या है, जलालुद्दीन खिलजी इनका लालन पालन करता है, अच्छे से लालन पालन करता है, और इनका एक तरह से क्या करते हो, कुछ समय बाद में अलाउद्दीन का विवाह अपनी पुत्री से करवा देता है, अपनी पुत्री से अलाउद्दीन का विवाह करवा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, शिहाबुद्दीन मसूद की मृत्यु के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी ने बड़ी अच्छे तरीके से इन दोनों का पालन पोषण किया और इसका विवाह भी करवाया। अब जो अली गुरशप या अलाउद्दीन है वो एक योग्य व्यक्ति था। योग्य व्यक्ति कैसे था कि उसे सेना की एक अच्छे सैनिक के तौर पे उसकी काफी ज्यादा प्रशंसा की जाती है उस समय, कि वह एक बहुत अच्छा सैनिक था। ठीक है, तो एक अच्छे सैनिक होने के नाते वो जलालुद्दीन के साथ में काफी युद्धों में शामिल रहा। तो उसने मंगोलों से युद्ध किया था। जब उसका चाचा उत्तर पश्चिम प्रांत में नियुक्त था तो अपने चाचा के साथ भी वो क्या, मंगोलों से युद्ध में उसके साथ साझा करता था, तो उसकी काफी ज्यादा सहायता कर रहा था उस समय। फिर कुछ समय पश्चात में जैसे ही सत्ता हथियाता है, जब जलालुद्दीन खुद सत्ता में आ जाता है, तो 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन गद्दी पे बैठ गया। सॉरी 1290 में जलालुद्दीन गद्दी पे बैठा। जलालुद्दीन जैसे गद्दी पे बैठा तो जो अलाउद्दीन था उससे एक पद मिला, एक अमीर का पद दिया गया। वो अमीर का पद क्या है, अमीर ए तुजुक। अमीर ए तुजुक, अमीर ए तुजुक क्या पद है, अमीर ए तुजुक वो पद है जिसमें क्या होता है कि ये उत्सव जो आयोजित होते हैं उसका काम इसी के पास होता है। अगर कोई भी समारोह, कोई भी उत्सव आयोजित होगा तो वो सब कौन करवाएगा, अमीर ए तुजुक ही करवाएगा। तो अमीर ए तुजुक उत्सवों का अधिकारी है, उसने उत्सवों का काम करना था। तो अमीर ए तुजुक पद पर कार्य कर रहा था, उत्सवों का अधिकारी है, यह है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जब उत्सवों का अधिकारी है तो उसने और क्या किया इसके बाद में, अमीर ए तुजुक पद पर कार्य कर रहा है, उत्सवों का अधिकारी है, तो उसने फिर और क्या किया, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उत्सवों का अधिकारी हो गया। अब जैसे ये पद पे काम कर रहा था तो अलाउद्दीन को भेजा गया कहां पर, मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए। पढ़ा था हमने, मलिक छज्जू का विद्रोह से दबाने के लिए भेजा गया था। मलिक छज्जू से क्या, कड़ा और मानिकपुर छीन लिया। क्या है, कड़ा मानिकपुर छीन लिया। और यहां पर किसे नियुक्त कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी को वो नियुक्त कर देता है कड़ा मानिकपुर में। मलिक छज्जू का जैसे विद्रोह होता है, कड़ा मानिकपुर की जागीरदारी किसे मिल जाती है, अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाती है। और इस प्रकार क्या है, अब वो अमीर तुजुक पद को त्याग कर एक सूबेदार बन जाता है। अब इसके पद में वृद्धि हो जाती है। अब इसके आगे उसने क्या किया कि अमीर तुजुक पद प्राप्त हो गया। अमीर तुजुक पद प्राप्त होने के बाद में उससे कड़ा मानिकपुर की जागीर मिल गई। कड़ा मानिकपुर ऐसा प्रदेश था जो सबसे ज्यादा पैसे उस समय प्रदान करता था, यानी सबसे ज्यादा कर प्रदान करता था। भू राजस्व, भूमि से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो सबसे अधिक कहां मिल रहा है, कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र से मिलता था, अवध क्षेत्र से उस समय मिलता था। तो अब ये प्रदेश किसके अधीन है, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में था। अब वहां पर रहते रहते कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त हो गया। तो कड़ा मानिकपुर में वो स्वयं चला गया। क्यों चला गया, अब एक बात यहां पर एक स्टोरी कही जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से अमीर का पद त्याग करके कड़ा मानिकपुर क्यों गया, कारण बताइए कि आखिरकार वो कड़ा मानिकपुर क्यों गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी बीवी से यानी जलालुद्दीन की बेटी से बहुत परेशान था, क्योंकि एक यानी उसकी गृहस्थ जो लाइफ थी ना, जो उसकी डेली रूटीन था, वो बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हो तानों से भरा हुआ था। और तो
औरतों के ताने खत्म नहीं हो रहे थे उसकी वाइफ उससे परेशान कर रही थी और उसकी सास उससे परेशान करती थी। ये दोनों मिलकर उन्होंने नाक में दम करके रखा था अलाउद्दीन खिलजी को। और इससे क्या है कि उसकी गृहस्थ लाइफ अच्छी नहीं रही और वो अपने आप को एक समझता कि जहां पर मैं शादी से पहले गुलाम नहीं था, अब मैं शादी के बाद में एक गुलाम की तरह सुल्तान का सहयोगी बन के बैठा हुआ हूं। तो एक बहुत ज्यादा परेशानी उसकी चल रही थी, तो वो चाहता था कि कैसे भी करके उसको बाहर काम मिल जाए, वो कैसे भी करके बाहर चला जाए। और हुआ ये है कि कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, तो अब उस प्रदेश को कंट्रोल में रखने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए था और अलाउद्दीन एक अच्छा सैनिक था, उसमें कट्टरता भी थी, महत्वाकांक्षा भी थी, तो उसने वहां पर नियुक्त कर दिया गया। और इससे क्या है, वो बड़ा खुशी गया, बहुत ऐसे जैसे उसे किसी चीज से पीछा छूट गया। तो वो अपनी गृहस्थ लाइफ से परेशान होकर कड़ा मानिकपुर की जागीरदारी स्वीकार कर लेता है और कड़ा मानिकपुर में रहने लग जाता है। अब कई बार ये कहते हैं कि ना, जो अलाउद्दीन खिलजी उसकी कोई प्रेमिका थी, तो उसके लिए उसके साथ वो रहना चाहता था, परंतु उसकी बीवी जब दिल्ली में वो रहता तो उसकी बीवी उसे रहने नहीं देती उसके साथ में, तो वो अपनी प्रेमिका के लिए दिल्ली छोड़कर कड़ा मानिकपुर चला जाता है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी गृहस्थ लाइफ ही कुछ ज़्यादा इश्यूज थे, क्योंकि आखिरकार एक सुल्तान की बेटी है और दूसरी सुल्तान की पत्नी है, तो ये दोनों मिलकर अपने आप को सर्वेसर्वा मान रही थी और इन्होंने उसकी गृहस्थ लाइफ को काफ़ी परेशानी में डाल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी परेशान होकर कहाँ पहुँच जाता है, कड़ा मानिकपुर पहुँच जाता है। अब कड़ा मानिकपुर वो पहुँच गया, कड़ा मानिकपुर में रहते रहते उसे अच्छा यानी अनुभव होने लग गया। उसके बाद में कड़ा मानिकपुर में रह रहा था, तो उसने भिलसा पर आक्रमण करने की, मालवा और जो भिलसा क्षेत्र है उस पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी, तो ये क्षेत्र भी उसने विजय प्राप्त की। भिलसा और मालवा जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण करके उसने वहां पर विजय प्राप्त की थी। अब वहां पर उसने विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने से क्या हुआ कि भिलसा और मालवा का जो क्षेत्र था वो अब किसके अधीन आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया। तो इससे क्या है, उसके राज्य में ही वृद्धि हुई और उसको सूबेदारी दो क्षेत्रों की मिल गई। अब मालवा भी उसकी सूबेदारी में आ गया, परंतु जैसे ही उसने मालवा पर विजय प्राप्त की थी तो मालवा से उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ था। बहुत सा धन प्राप्त होने के बाद में उसने क्या किया, उस धन को अपने लिए यूज किया, उसने अपने लिए यूज किया। जैसे कि उसने जैसे ही धन प्राप्त हुआ उसने क्या किया कि उस पैसे को अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कैसे यूज करने लग गया कि जैसे ही पैसा मिला उस पैसे से उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसने उस पैसे से खुद की सेना गठित कर ली। अब वो सेना के लिए बादशाह के अधीन नहीं रहना चाहता था, बादशाह के लिए वो कुछ नहीं करना चाहता था, तो बादशाह से सेना न लेकर उसने अपनी सेना और सैनिक टुकड़ी तैयार कर ली। अब सैनिक टुकड़ी तैयार कर ली, उस पैसे को छुपा के रखा ताकि वो आगे कभी काम आए, तो कुछ से सेना क्रिएट की और कुछ उसने अपने लिए बचा के रख लिया, और जो कुछ बचा भाग है वो भेज दिया दिल्ली, सुल्तान के पास भेज दिया ताकि वो भी खुश हो जाए। और उसने एक सेना क्रिएट कर ली, सेना क्रिएट करके उसे प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के बाद में हुआ यह है कि उसे एक तरह से उसे देवगिरी अभियान के लिए प्रोत्साहन मिल गया। जैसे ही 1296 में उसने भिलसा पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके बाद में वो क्या करता है, देवगिरी पर आक्रमण करता है, देवगिरी पर विजय प्राप्त करता है, देवगिरी पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये किससे करता है, मालवा और भिलसा से जो धन मिला है उससे जो सेना गठित की है उसी सेना के धन को उसने यूज किया है। अब उसने वहां पर देवगिरी पर विजय प्राप्त कर ली। अब यहां पर जो विजय प्राप्त की उसकी अनुमति उसने नहीं ली थी, उसकी अनुमति उसने नहीं ली थी। इससे क्या है, सुल्तान को जब ये खबर मिली तो सुल्तान नाराज हो गया, और सुल्तान नाराज होकर फिर उससे सारा धन मांगने के लिए आता है और उसकी अधीनता स्वीकार करने आता है। देवगिरी से वो आ जाता है वापस कड़ा आकर रुक जाता है, और फिर लेटर्स यानी मैं बताया था कल ही इसको एक्सप्लेन किया था मैंने,
कि दोनों के बीच में पत्र व्यवहार होता है। फिर आखिरकार जलालुद्दीन खिलजी सेना सहित कड़ा आता है। कड़ा आकर वो गंगा नदी पार करता है और गंगा नदी पार करते समय पीछे से एक आदमी अटैक कर देता है और उसका सर काट दिया जाता है। फिर एक भाले पर चढ़ाकर उसको रखा जाता है, घुमाया जाता है उसे जगह जगह। तो इस प्रकार उसको एक तरह से कैसे उसकी हत्या हो जाती है और इसी हत्या के कारण क्या है कि सत्ता अब किसके हाथ में आ गई? अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ गई। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बन बैठा और उसे जो देवगिरी से धन प्राप्त हुआ था, मालवा से जो धन प्राप्त हुआ था, उसे वो यूज करता है। जो अमीर उसके साथ आए थे, जो उसके सूबेदार साथ में आए थे, उनको धन दे देता है और उन्हें अपने पक्ष में मिला लेता है और अपने पक्ष में मिलाकर फिर उनको उनके साथ वो क्या दिल्ली के लिए रवानगी ले लेता है। ठीक है। अब जब यानी उसने अपने चाचा को मार दिया, चाचा को मारने के बाद में वो दिल्ली की ओर चल पड़ता है। अब जब वो दिल्ली की ओर चल रहा है तो दिल्ली की ओर चलते समय जगह जगह यानी रास्ते में जो भी क्षेत्र पड़ते थे वहां पर वो धन लुटाता हुआ जा रहा था, यानी धन वो लुटाकर घूम रहा है। 1296 ईस्वी की घटना है। धन लुटाकर वो एक स्थान से दूसरी जगह तक जाता रहा। कड़ा से जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचा तब तक वह आसपास के क्षेत्रों में क्या है धन देकर लोगों का मुंह चुप कराता गया और जो सुल्तान का जो सर है वो भाले पर ही रखे रहने दिया और भाले पर रखकर उसे जहां जहां से वो गुजरा वहां पर उसे घुमाया गया। फिर सुल्तान के सर को दिल्ली तक लाया गया घुमाते घुमाते और इस प्रकार क्या है कि अलाउद्दीन की बर्बरता देखने को मिली। फिर उधर दिल्ली क्या हुआ कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की खबर दिल्ली पहुंची, यानी अब जलालुद्दीन की हत्या हो चुकी है, तो उसकी पत्नी थी मलिक जहां जलालुद्दीन की पत्नी थी। इसने अपने बेटे कद्र खां को क्या है गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है। जैसे अलाउद्दीन दिल्ली के लिए निकला, यानी हत्या से दिल्ली के लिए रवानगी, और उससे पहले यहां सूचना पहुंच चुकी है दिल्ली में कि आखिरकार सुल्तान की हत्या हो चुकी है और अलाउद्दीन विशाल सेना लेकर अमीरों को अपने पक्ष में मिलाते हुए क्या है दिल्ली आ रहा है। ये सूचना पहुंची। फिर हुआ यह है कि मलिक जहां एक ऐसी औरत थी जो कि अपने आप में अलाउद्दीन को सत्ता में नहीं देखना चाहती थी, वो सत्ता अपने अंडर चाहती थी। तो उसने जलालुद्दीन की हत्या होती उसके बीच वाले बेटे कद्र खां को गद्दी पर बैठा दिया। कद्र खां गद्दी पर बैठ गया। अब कद्र खां के गद्दी पर बैठने से क्या है कि व्यवस्था बिगड़ गई। उसका जो बड़ा भाई है वो कहाँ पे था उस समय? सिंध मुल्तान क्षेत्र में नियुक्त था। कद्र खां का बड़ा भाई वहां पे सिंध मुल्तान क्षेत्र में नियुक्त था। बड़े भाई को बैठाया नहीं गया, कद्र खां को एकदम से जल्दीबाजी में दिल्ली गद्दी पर बैठा दिया गया। मलिक जहां खुद संरक्षिका बन गई, उसने सारी सत्ता हाथ में ले ली और दिल्ली पर सेना तैनात कर दी गई। अब उधर जो है अलाउद्दीन खिलजी सेना सहित आ रहा है, सेना सहित आता है और दिल्ली पर कद्र खां, अब जैसे ही कद्र खां को यह सूचना मिली कि दिल्ली के पास पहुंचने वाला है, तो कद्र खां और मलिक जहां ने क्या अपनी सेना की टुकड़ी भेजी युद्ध करने के लिए अलाउद्दीन से, और अलाउद्दीन ने क्या है अपने चालाकियत से वो सेना असफल कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि ना अलाउद्दीन ने उनको धन का लोभ दिया, यानी पैसे खिला दिए। पैसे खिलाने से क्या है वो उसके पक्ष में आ गए। दूसरी बात कि पैसे खिलाने से उसके पक्ष में आ गए, और दूसरी बात ये रही कि पैसे खिलाने से नहीं, उसको एक और ऑप्शन और रहा कि कई लोग बोलते हैं कि आपसे फूट डलवा दी, पर किसी प्रकार से युद्ध सफल नहीं रहा और अलाउद्दीन बिल्कुल वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गया। अब जब अलाउद्दीन को रोकने कोई माध्यम नहीं मिला तो कद्र खां और मलिक जहां यहाँ से भाग जाते हैं और वह सिंध मुल्तान की तरफ भाग जाते हैं। अब क्या है दिल्ली पर पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचकर बलबन के लाल महल में जाता है। बलबन के लाल महल में जाके अपना राज तिलक करवाता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता में आ जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, परंतु उसे कोई रोक नहीं पाया और बड़ी आसानी से अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है।
इस प्रकार हमने अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता प्राप्ति भी पढ़ ली और उसका बेसिकली हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट्स थे वो भी सारे हमने पढ़ लिए। अब समस्याएं क्या थी उसकी। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसके पास समस्याएं कौन कौन सी थी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक समस्याएं पढ़ते हैं। जहां पर अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो ये समस्याएं क्या है, कई तो स्थायी समस्याएं थी जो प्रत्येक शासक को हमेशा ये देखनी पड़ती थी, और कुछ समस्याएं ऐसी थी जो अस्थायी थी। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्थायी और अस्थायी समस्याएं हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अब समस्याएं कौन कौन सी हैं। पहली कि पहली समस्या है शासन की दुर्बलता, यानी शासन क्या उस समय का दुर्बल हो चुका था। जलालुद्दीन खिलजी ने काफी दयालु व्यवहार करके शासन जो सत्ता है उसको काफी कुछ दुर्बल कर दिया था। राजत्व का हास्य। तीसरा, मंगोलों का आक्रमण। चौथा, मंगोलों का आक्रमण हो गया। चौथा है रिक्त राजकोष। पांचवा, असंगठित राज्य। छठा, राज्य। ये आपके यानी जो 5 समस्याएं हैं उनके छठी जो समस्या थी असंगठित राज्य के बाद में जो अगली समस्या है वो है कि राज्य या शासन की वैधता। सातवां, विद्रोही अमीर। ठीक है, ये हमारी 7 समस्याएं हैं। इन 7 समस्याओं में पहली समस्या है शासन की दुर्बलताएं। शासन की दुर्बलताएं क्या थी कि जैसे जलालुद्दीन शासक बना था तो उसने केवल सिद्दी मोल्ला के अतिरिक्त और किसी भी विद्रोह या किसी भी ऐसे शासन के समय उसने कठोरता से कोई निर्णय नहीं लिया। तो इससे क्या है कि एक क्या है, उसने काफी लचीला शासन रखा अपने समय। अलाउद्दीन खिलजी भी क्या है, उसे एक समस्या उत्पन्न हो गई कि ऐसे लचीले शासन से क्या है, कई बार लोग राजा से या शासक से नहीं डरते थे। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जब शासक यानी अगर गुंडों को और अगर आप चोरों को आप पकड़ते हो और फिर बाद में मुक्त कर देते हो तो फिर मतलब क्या है। तो उनके मन में तो भय उत्पन्न नहीं हुआ। जब तक आप उसे दंड नहीं दोगे तब तक उसके मन में भय भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा जो है कि राजत्व का हास्य होता है। राजत्व का हास्य कैसे होता है कि जो राजत्व का पद है, जो राजत्व का पद है उसका भी हास्य होने लग जाता है। राजत्व के पद का हास्य कैसे होता है कि राजा का जो पद है उसकी गरिमा नहीं रहती, उसकी गरिमा बनी हुई नहीं रहती। तो उसकी गरिमा नहीं रहने के कारण लोग क्या है, उसे एक तरह से ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है। तो ये भी उसका इश्यू बना हुआ है कि आखिरकार उसका ये रहेगा। फिर जो है एक है रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष का मतलब हुआ कि जो राजकोष था वो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं था। उनका जो राजकोष है वो खाली हो चुका था
क्यों खाली हो चुका था कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो वो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको धन बांटना वो शुरू कर देता है, उन्हें पैसे बांटना वो शुरू कर देता है। तो पैसे बांटता है तो उससे क्या होता है कि उसके इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इस चक्कर के कारण भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने पड़ी। फिर इसके बाद में जो अगला कारण है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण हमेशा स्थायी समस्या रही है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आक्रमण कहाँ हुए हैं? मंगोलों के अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। तो फिर आगे है असंगठित राज्य। अब टुकड़ों में बढ़ चुका था राज्य। कैसे बढ़ चुका था कि बंगाल पहले ही अलग हो चुका है, बंगाल पहले अलग हो चुका। कैसे बंगाल पहले अलग हुआ है? क्योंकि वहां पर जो शासक था या जो सत्ता थी वो अब पहले की तरह नहीं रही। कैसे नहीं रही? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जो शासन और सत्ता है वो पहले की भांति नहीं रह पाई, और इसी कारण क्या है कि लोग काफ़ी ज़्यादा उसको इश्यूज क्रिएट करने लग गए थे। अब मैं आपको इसके अलावा समझाता हूँ कि आखिरकार इसके अलावा क्या है। कि जब वो राजा और जो पद उन्होंने ले रखा था, काफ़ी लोग जैसे कद्र खां हैं, कद्र खां भी भाग चुका था, पंजाब के क्षेत्र में भाग गया, पंजाब के अमीर उससे मिल गए। जो सिंध मुल्तान का क्षेत्र है उस पर इब्राहिम नाम से उनका दूसरा पुत्र था, वो नियुक्त है। तो इस प्रकार जो शासन है वो असंगठित था। जलालुद्दीन के बेटे भी उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। फिर जो छठी समस्या है राज्य शासन की वैधता। अब वो वैधता कैसे साबित करें? जब तक कि जलालुद्दीन खिलजी के बेटे जिंदा हैं तब तक वो अपने शासन को वैध नहीं दिखा सकता था, अपने शासन की वैधता साबित नहीं कर सकता था। तो अपने शासन की वैधता साबित करने के लिए उसे जलालुद्दीन खिलजी के बेटों की हत्या करके फिर अपने शासन की वैधता स्थापित करनी थी। फिर सातवां जो कारण है विद्रोही अमीर। जो भी उसके आसपास के जो जलालुद्दीन के पक्ष के थे वो उससे मिले हुए थे। कुछ विद्रोही उसके व्यवहार के कारण हो गए, तो व्यवहार के कारण और कुछ जलालुद्दीन के समर्थकों के कारण कुछ विद्रोही अमीरों का वर्ग उठ खड़ा हुआ और उसने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार ये समस्याएं उनको सामना करना पड़ा। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी जो है उस पर क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा चैप्टर है जिस पर हमारे 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो चैप्टर है उसमें हमारे 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियानों को स्पष्ट करें, यानी उत्तर भारत में जो उसने अभियान किए उनको आप स्पष्ट करें। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों को स्पष्ट करें। ठीक है, दक्षिण भारत पर जो उसने विजय अभियान करे उनको। फिर कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का वर्णन करें। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान, तो इन 3 ही क्वेश्चनों के ऊपर वो पूरा चैप्टर टिका हुआ है। इन तीनों क्वेश्चनों पर क्या है, पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहले तो उत्तर भारत के अभियान। तो उत्तर भारत के अभियान में जो पहला अभियान है गुजरात का है, मालवा का है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है और जालोर है। ये 5 विजय अभियान है जो उत्तर भारत अभियान के अंतर्गत आते हैं। और दक्षिण भारत के अभियान के अंतर्गत जो हमारे आते हैं उसमें देवगिरी, तेलंगाना, पांड्य, ये प्रमुख राज्य, होयसल राज्य, ये 4 राज्य ऐसे थे जिन पे आक्रमणों के हमें उल्लेख मिलते हैं। तो इन चैप्टर्स का हमें अध्ययन करना है। फिर हम इसके बाद की बात करते हैं कि आखिरकार इसके अतिरिक्त और क्या है। 4 तो ये हो गए। फिर बाजार व्यवस्था का क्वेश्चन अलग से बनता है। तो बाजार व्यवस्था के अंतर्गत हमें मूल्य व्यवस्था कैसे रही, उसने बाजार को किस प्रकार से बांटा, क्योंकि बाजार में कुछ व्यवसाय भी होते हैं, कुछ व्यापारी भी होते हैं, कुछ ऋण देने वाले भी होते हैं। तो एक तरह से सब तरह की व्यवस्थाओं का उल्लेख करना था कि बाजार व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से है, किन किन चीज़ों के कारण जुड़ी हुई है। तो बाजार व्यवस्था का हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जरूरी है। फिर इसके बाद की हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने
बाजार व्यवस्था किस प्रकार से रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का हम उल्लेख करते हैं। तो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था एक थ्योरी है जिसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये टिका हुआ है कि अलाउद्दीन ने जब बाजार व्यवस्था लागू की थी, क्या केवल वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में थी या जितना बड़ा उसका साम्राज्य था पूरे साम्राज्य में थी। तो जो बहुत से इतिहासकार उसको मतभेद हैं कि बाजार व्यवस्था है क्या, किस तरह की थी। तो ये 3 तरह के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें हम अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं उत्तर भारत के विजय अभियान। तो आज हम जो पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान। उत्तर भारत अभियान। हम यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करेंगे, हम मोस्टली वो उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो चीज़ हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर जो हमें क्वेश्चंस में काम आए। उत्तर भारत का अभियान, ठीक है। उत्तर भारत के अभियान कौन कौन से हैं? तो इसमें है गुजरात, रणथंभौर, मालवा नहीं, इससे पहले चित्तौड़ हुआ है, चित्तौड़, फिर मालवा और फिर जालोर, ठीक है। ये हमारे प्रमुख 4 अभियान हैं, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा गुजरात, ठीक है। ये उसके विजय अभियान है। उत्तर भारत के अभियानों में हम यही पढ़ते हैं। ये उत्तर भारत का हमारा क्षेत्र हो गया, ठीक है, जिसमें हमने मैप के थ्रू इस चीज़ को समझना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और सुलेमान व किरथर पर्वत माला है। अब यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पे बैठा? 1296 ईस्वी, 1296 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। इससे पहले कहाँ नियुक्त था? कड़ा मानिकपुर। ये कड़ा मानिकपुर जो है ये इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है। यहाँ पर 1296 ईस्वी में उसने हत्या की जलालुद्दीन खिलजी की, ठीक है। तो यूपी वाला इलाका तो इसके अधीन पहले से ही था, ठीक है। तो हम अब इस मैप के थ्रू क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को समझेंगे और उसका अध्ययन हम करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की हत्या के बाद में क्या करता है? उत्तर भारत पर विजय अभियान करता है। जब उसने उत्तर भारत की विजय अभियान करने शुरू किए, जब उसने उत्तर भारत के लिए सोचा कि मुझे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करनी है, तो उसने एक सेना गठित की, अलग से सेना गठित की। दिग्विजय अभियान के लिए उसने सेना गठित की। अब ये सेना किस किस को सौंपा? उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां को सेनापति नियुक्त किया। ये दोनों सेनानायक केवल केवल किस लिए नियुक्त हैं? क्योंकि इनको विजय अभियान करने हैं उत्तर भारत पर। उत्तर भारत पर विजय अभियान करने के लिए इनको रखा गया था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आखिर का उत्तर भारत पर विजय अभियान करने के लिए इन्हें रखा गया। तो उस समय उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य थे? पहली बात तो है ये मालवा, यानी यूपी वाला इलाका तो उसके अधीन था। अब जब उसने कद्र खां और अकत खां, इब्राहिम खां, इनकी जब हत्याएं करवाई तो आगे सिंध तक का क्षेत्र उसके अधीन था। वहां के विद्रोहियों को उसने मरवा दिया। पर विजय अभियान जब उसने किया, यहां पर तो विद्रोहियों को शांत कर रहा है, भागे हुए विद्रोहियों को मरवा रहा है। यह विजय अभियान में नहीं आएगा। विजय अभियान में तो हमारे 5 ही आएंगे। अब 5 क्षेत्र कौन कौन से? पहला इधर बात कर लेते हैं, मालवा, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर। ठीक है, यह है प्रमुख क्षेत्र हुए। रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, गुजरात, मालवा। रणथंभौर यहां पर 1301 ईस्वी, 1301 ईस्वी। गुजरात 1299 ईस्वी। चित्तौड़ 1303 ईस्वी। जालोर 1311 ईस्वी। मालवा 1305 ईस्वी। ठीक है, तो जो सबसे पहली बार दिल्ली से अभियान भेजा गया वो कहां भेजा गया? गुजरात के विरुद्ध भेजा गया। ठीक है, गुजरात के लिए भेजा गया। ठीक है, ये गुजरात का राज्य था उस समय। गुजरात पर जब अभियान भेजा गया तो किसको नियुक्त किया गया? उलुग खां और नुसरत खां को नियुक्त किया गया। गुजरात अभियान के लिए किसे नियुक्त किया जा रहा है? उलुग खां और नुसरत खां को नियुक्त किया गया। उलुग खां और नुसरत खां सेना लेकर, विशाल सेना लेकर कहां पहुंचते हैं? गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात में आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए गुजरात की राजधानी अहिन्यपाटन तक वो पहुंच जाते हैं और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय जो है, उस समय यहां पर राजपूत कौन सा शासन था, यानी शासक कौन था? उस समय यहां का जो शासक है वो बघेल वंश का शासन था। यहां पर किसका शासन है? बघेल वंश का शासन है। बघेल वंश का शासन है और यहां पर शासक कौन है? रायकर्ण। रायकर्ण बघेल उस समय यहां के शासक थे। रायकर्ण सेकंड है वैसे, ये रायकर्ण यहां के शासक थे। अब क्या हुआ कि अहिन्यपाटन जो क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया गया और रायकर्ण ने बड़ी सुदृढ़ता पूर्वक युद्ध किया, परंतु वो युद्ध में पराजित हो गया। तो रायकर्ण अपनी पुत्री के साथ में, रायकर्ण अपनी पुत्री के साथ में भागकर शरण लेता है। कहां? देवगिरी। देवगिरी में शरण लेता है किसके? यहां पे रामचंद्र के पास में। ठीक है, देवगिरी में वो शरण ले रहा है, देवगिरी वो पहुंच जाता है। तो देवगिरी राज्य पहुंच गया। ठीक है, 1299 ईस्वी में उलुग खां, नुसरत खां निकलते हैं दिल्ली से और गुजरात पर आक्रमण करते हैं। गुजरात पे उस समय शासन किसका है? बघेल शासक कर्ण बघेल का शासन है, रायकर्ण का शासन है। कर्ण बघेल का शासन था उस समय। रायकर्ण, राय तो उसकी उपाधि है, कर्ण उसका नाम है। ठीक है, रायकर्ण भी बोलते हैं और कर्ण बघेल भी उसे बोलते हैं। तो कर्ण बघेल का वहां पर शासन था, वहां पर आक्रमण करते हैं और अहिन्यपाटन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात पर विजय मिल गई। अब क्या, रायकर्ण अपनी पुत्री के साथ में वहां से भाग जाता है, परंतु उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी कमला देवी, उसकी पत्नी कमला देवी वो लग जाती हाथ मुस्लिमों के। वो किसके हाथ लग जाती है? मुस्लिमों के हाथ लग जाती है। अब जब वो मुस्लिमों के हाथ लग जाती है तो क्या है कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने उन्हें पकड़कर क्या किया? दिल्ली भेज दिया। कमला को कहां भेज दिया? कमला देवी कहां भेज दिया? दिल्ली भेज दिया गया। और कमला देवी से
विवाह कर लिया गया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार क्या है, कर्ण बघेल की पत्नी जो है उससे जबरदस्ती विवाह करता है अलाउद्दीन खिलजी और वहां पर अपने पास रखता है। अब कर्ण बघेल वहां पर पहुंच गया और वहां पर उनसे विवाह, कमला देवी का विवाह किससे होता है? अलाउद्दीन खिलजी से। कर्ण बघेल भागकर आ जाता है देवगिरी राज्य में। ठीक है, देवगिरी आके शरण ले लेता है। इसके बाद में क्या होता है कि अब सेना यहां तक नहीं रुकी, सेना आगे बढ़ती गई और आई कहां पर? खंबात। इस क्षेत्र को बोलते हैं खंबात। तो खंबात क्षेत्र में आई। खंबात क्षेत्र में एक स्थान है केम्बे। खंबात क्षेत्र में एक स्थान है केम्बे। केम्बे पहुंची और केम्बे पहुंचकर वहां पर देखा काफी व्यापारी थे, उन्हें लूटा गया, व्यापारियों को लूटा गया। और वहां पर एक था दास व्यापारी, दास व्यापारी, उससे एक दास खरीदा गया। दास व्यापारी से क्या है? एक दास खरीदा गया। अब वो दास कौन सा था? उस दास के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस है। एक हिंजड़ा था, एक हिंजड़ा था, छक्का था, जिसे वहां से खरीदा गया। अब आप देखिए भारतीय इतिहास में उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है कि वही हिंजड़ा भारत के इतिहास में कहलाया मलिक काफूर। क्या कहलाया? मलिक काफूर। वो हिंजड़ा कौन था? मलिक काफूर। और यहां से मलिक काफूर को खरीदा कितने रुपए में? यानी आप अनुमान लगाइए कितने रुपए में खरीद सकते दास? उस समय 10-10 रुपए में बिकते थे। 1000 दिनार में खरीदा गया। 1000 दिनार में। उस समय बहुत बड़ी बोली थी उसकी ये कि 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा गया। मलिक काफूर को खरीद लिया गया। अब जो मलिक काफूर है, वो एक नव मुस्लिम यानी नव मुस्लिम था। नव मुस्लिम ये है कि हिंजड़ा था, पर वो पहले हिंदू था, बाद में उसे कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया। तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, न कि जन्म से वो मुस्लिम था। तो मलिक काफूर कन्वर्टेड मुस्लिम है और 1000 दिनार में उसे खरीदा गया। अब पूरे गुजरात पर अधिकार कर लिया। सेना वापस आ जाती है दिल्ली और दिल्ली लाकर तोहफे के तौर पे मलिक काफूर को पेश किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी, देखिए मलिक काफूर का तो बहुत बड़ा योगदान है, पर उसने अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ किया और स्वामी भक्ति उसने दिखाई। 1000 दिनार में खरीदा गया और उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने उसे देखा, मलिक काफूर दिखने भी सुंदर था और काफी चतुर भी था, उसमें दिमाग भी बड़ा अच्छा था, तो उसे अपने पास ही रखा। अब क्या है कि इस प्रकार गुजरात अभियान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, गुजरात अभियान कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम वापस नजर घुमाते हैं कैसे हुआ कि 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए उलुग खां और नुसरत खां को भेजा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी भेज रहा है और गुजरात में उस समय जो बघेल शासक है उसका नाम है राय कर्ण। राय कर्ण उसका नाम है, राय कर्ण। राय कर्ण था उस समय वहां पे शासक, और राय कर्ण को वहां पर शासक के तौर पे काफी अच्छा शासन चल रहा था, परंतु इतना भयंकर आक्रमण होता है कि राय कर्ण पराजित होकर वहां से भाग जाता है। भागकर शरण लेता है देवगिरी में। देवगिरी शरण लेने के बाद में अपनी पुत्री के साथ हो जाता है, परंतु पत्नी वहीं रह जाती है, पत्नी छूट जाती है वहीं पे। और जो कमला देवी है वो आखिरकार पकड़ी जाती हैं, मुस्लिम उन्हें पकड़कर दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी है कमला देवी से विवाह कर लेता है और कमला देवी को अपने पास रखता है। कमला देवी वहां पे पहुंच गई। अब वहीं पे उलुग खां और नुसरत का कहा जाते हैं, केम्बे तक जाते हैं, खंबात की खाड़ी तक। वहां पर 1000 दिनारी मलिक काफूर को खरीदा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को खरीदकर अपने स्वामी को पेश किया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने फिर सोमनाथ पर भी अटैक करते हैं। सोमनाथ का जो मंदिर है उसे भी लूटा जाता है। तो इस प्रकार गुजरात का जो अभियान था वो काफी कुछ कह सकते कंट्रोवर्सी वाला है। और यहाँ पर क्या है कि इतना सफल आक्रमण था कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक तरह से ऐसे आक्रमण सफल रहेंगे। अब ये आक्रमण सफल होने के बाद में वापस लौट गए
अब कुछ समय उनको रेस्ट करने दिया गया, सेना को रेस्ट करने दिया गया, रेस्ट किया। अब इसके बाद में अभियान पे कहाँ भेजा जा रहा है? रणथंबोर। अब आगे अभियान पे कहाँ भेजा गया है? रणथंबोर। पहला अभियान हो गया, दूसरा अभियान कहाँ भेजा गया? रणथंबोर। रणथंबोर में शासक कौन है? हमीरदेव। हमीरदेव शासक है, ठीक है। 1301 ईस्वी में अभियान किया जा रहा है। 1301 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है रणथंबोर के लिए। अब कैसे हुआ है? जो रणथंबोर अभियान हुआ है, तो उस आक्रमण के समय, रणथंबोर अभियान के समय उलुग खां और नुसरत खां विशाल सेना लेकर रवाना होते हैं। सेना लेकर रवाना हो गए, कहां पहुंचे? रणथंबोर। रणथंबोर पहुंचते ही उन्होंने हमीरदेव के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रखी थी पहले से। कैसे कर रखी थी? क्योंकि हमीरदेव के समय जलालुद्दीन खिलजी का भी आक्रमण हुआ था, 1291-92 ईस्वी तक रहा। तो उस अभियान के असफल होने पर भी एक मन में शंका बैठी हुई थी कि आखिर कैसे ये चीज़ हो, कैसे हम इन पर वापस अधिकार करें, क्योंकि पिछला वाला जो मुगल जो पिछली वाला जो शासकों का अभियान था वो सफल नहीं रहा था। तो उसी असफलता के दाग को धोने के लिए ये अभियान किया गया। रणथंबोर का राज्य है वो दिल्ली के बहुत निकट था, तो इसलिए क्या है कि अपने पास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। अब ये किस प्रकार से हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे उसने अभियान के लिए निकला, अभियान करने के लिए वो आगे बढ़े, तो रणथंबोर का जो उत्तरी द्वार है वो है झाइन। कौन सा है? झाइन। ये झाइन कहाँ है? ये अलवर में स्थित है, ठीक है। झाइन का जो दुर्ग है वो कहाँ है? अलवर में स्थित है। अब अलवर में स्थित है झाइन का दुर्ग, वहां पर अधिकार कर लिया। झाइन के दुर्ग पे अधिकार करने के बाद में उन्होंने क्या किया? झाइन के दुर्ग पे अधिकार कर लिया। अधिकार करके वो रणथंबोर की तरफ बढ़ जाते हैं। रणथंबोर तक पहुंचते हैं। अब वो बनास नदी जो होती है वहां पर वो डेरा डाल देते हैं। रणथंबोर के घेरे को अच्छी तरह से सुदृढ़ कर लिया जाता है। उलुग खां और नुसरत खां क्या है? वो अभियान में लगे हुए हैं, अभियान में लगे हुए थे। अब क्या हुआ कि यह अभियान कंटिन्यूसली चल रहा है। उलुग खां और नुसरत खां लड़ रहे थे आपस में। अब उनको अभियान कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि दुर्ग इतना सुदृढ़ है, उसको हम कैसे जीते हैं। दुर्ग को जीत नहीं पा रहे थे, तो उसको जीतने के लिए उन्होंने क्या किया? पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। पर उनमें से क्या है कि पत्थर या तोपें ऐसे चलाएगी जिससे क्या है वो टूट जाए, आखिरकार उनका टूट जाए। परंतु क्या है कि अब ये देखिए कि हम यहाँ से ऊपर पत्थर फेंके तो वो वापस लुढ़क के नीचे ही आएगा, तो वो सफलतापूर्वक नहीं हो रहा था। वहीं पर एक आइडिया रणथंबोर के शासक को मिल जाता है कि हम ऊपर से पत्थर फेंकेंगे सेना मर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? जो अभियान के लिए जो भी लोग आ रहे थे उनको क्या है? ऊपर से पत्थर फेंके गए। ऊपर से पत्थर फेंके गए तो उलुग खां और नुसरत खां जो युद्ध के लिए निकले हुए थे, वो उनको क्या है कि उनमें से नुसरत खां पे वो पत्थर गिर जाता है, और पत्थर गिरने से क्या है? नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है? इस तरीके से क्या है? एक सेनापति का अंत हो जाता है। जब सेनापति का अंत हो जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मच गई। अब क्या है कि बहुत भयंकर तरीके से यानी सेना सोचने लगी कि अब युद्ध कैसे करेंगे, नुसरत खां तो मर गया। अब इससे तो राजपूतों में उत्साह जागा। वहीं पर जो मुस्लिम सेना थी उनमें एक कह सकते हो कि बहुत गहरा आघात लगा। अब सेना कमजोर पड़ने लग गई, तो उलुग खां ने सोचा कि हम अब वापस लौट जाते हैं। तो जैसे वो वापस लौटने लगता है, पीछे हटने लगता है, तभी अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिल जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे सूचना मिलती है वो सेना सहित रवाना होता है, सेना सहित रवाना होता है, और सेना सहित रवाना होकर कहाँ आता है? रणथंबोर आ जाता है। अब उलुग खां और के साथ में मिलकर अलाउद्दीन खिलजी भी क्या है? युद्ध में आ जाता है। अब युद्ध लड़ने के लिए पहली बार उसे बाहर निकलना पड़ा। गुजरात अभियान के लिए नहीं निकलना पड़ा, परंतु रणथंबोर अभियान के लिए उसे बाहर निकलना पड़ा, और वो सेना सहित आ जाता है। अब सेना सहित वो वहां पे आता है, रुकता है,
और डेरा डालता है बनास नदी के तट पर। बनास नदी के तट पर डेरा डाल देता है और वहीं पर वो रहता है। अब आसपास के क्षेत्रों से उसने रसद सामग्री बंद कर दी और आसपास के क्षेत्रों पे उसने अधिकार कर लिया। अब इससे क्या है, रणथंभौर का जो दुर्ग है ना, वहां पर एक तरह से भगदड़ मच जाती है कि आखिरकार क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो भगदड़ मचने के कारण क्या है, हमीरदेव एक काफी साहसिक काम करता है कि उसने सेना को संगठित करके रखा था। इतना सामान पहले से इकट्ठा था रणथंभौर के दुर्ग में कि कोई कमी थी नहीं, नया सामान नहीं आ पा रहा था, परंतु उनके पास काफी समय तक रुकने के लिए काफी कुछ था। एक बहुत बड़ा दुर्ग है ये। फिर इसमें हुआ यह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो रणथंभौर दुर्ग के दो सेनानायक था, रतिपाल और रणमल, उनके साथ संधि कर लेता है। रतिपाल और रणमल से संधि कर लेता है, बोलता है मैं आपको पैसा दूंगा और दुर्ग का संरक्षक बना दूंगा, दुर्ग आपको सौंप दूंगा, इसके बदले में आप दुर्ग के दरवाजे खोल दो। अगर दुर्ग के दरवाजे आप खोल दोगे तो हम आसानी से दुर्ग जीत लेंगे और आसानी से दुर्ग जीतने से क्या है, हम खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सा धन आपको दे देंगे। तो रतिपाल रणमल ने छल किया और दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। हमीरदेव ने, एक तरह से कह सकते हो कि ये स्टोरी है कि ऐसा हुआ है। वहीं पर दूसरी स्टोरी एक और मिलती है कि रतिपाल और रणमल ने जो पानी था उसके अंदर गौ रक्त मिला दिया, जो खाने का अनाज था उसमें हड्डियां मिला दी, तो वो खाने लायक रहा नहीं। तो इससे क्या है कि उनकी पानी और जो खाना है उसको नष्ट कर दिया गया, उसको अशुद्ध कर दिया गया। जब अशुद्धता के कारण कोई उसे खा नहीं पा रहा था, जब कोई खा नहीं पा रहा था तो इसी कारण क्या है कि राजपूतों को युद्ध के लिए उतरना पड़ा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसने द्वार खोल दिया, परंतु सोचने वाली बात यह है कि इतनी विशाल सेना वो लेकर आए थे अलाउद्दीन खिलजी, अगर दुर्ग के दरवाजे ही खुलने थे तो इतनी विशाल सेना की हलचल क्या लोगों को सुनाई नहीं देती? उस समय बहरे थोड़ी ना थे सारे के सारे कि उनको युद्ध के लिए ऐसा करना पड़े। सोचने वाली बात है कि ऐसा हो तो सकता नहीं था। अब यहां पर हुआ क्या कि पानी, रणथंभौर का दुर्ग है, उसमें पानी की व्यवस्था थी, एक ही थी, तो उस तालाब में क्या है, गोरक्त मिला दिया गया, फिर हड्डियां मिला दी गई। तो ये जरूर सोचने वाली बात है कि हाँ ऐसा तो किया जा सकता है और बहुत इजी वे में कोई भी चलते फिरते ऐसे, यानी अगर कुछ भी करना चाहे तो कर सकता था। परंतु इसके विपरीत कोई ये बोले कि दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, तो रणथंभौर का दुर्ग आज की तरह कोई घर नहीं है जहां पर आपने दरवाजा खोला और कोई भी तुरंत बेधड़क घर पे आ जाए। पहले पहाड़ चढ़ना पड़ता था उन्हें, पहाड़ चढ़ने के बाद में उनको दुर्ग के दरवाजे दिखाई देते थे। तो अलाउद्दीन की सेना के लिए कोई दरवाजे थे नहीं, खुले नहीं, और यहाँ पर क्या है कि आखिरकार उनको युद्ध करना पड़ा। तो एक तरह से इसका जो कारण है, वास्तविक कारण ये है कि खाने पीने में कुछ मिला दिया गया, जिसके कारण राजपूतों को युद्ध के लिए जागना पड़ा, युद्ध के लिए निकल पड़े। अब 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ। हमीरदेव ने विशाल सेना से बहुत कठोरतापूर्वक युद्ध किया, अलाउद्दीन खिलजी को पराजित भी कर दिया और उसे वापस जाने के मजबूर भी कर दिया। परंतु वापस लौटती हुई सेना पर जब उसने दोबारा आक्रमण किया तो दोबारा आक्रमण करने में वो पराजित हुआ और दूसरी बार उसकी पराजय होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार हमीरदेव 1301 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में जो दिल्ली का जो शासक अलाउद्दीन, उसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। और रणथंभौर राजस्थान का पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे राजस्थान का पहला जौहर हुआ है। राजस्थान का पहला जौहर कहाँ हुआ है? रणथंभौर में हुआ है, रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। रंग देवी कौन है? उस समय हमीरदेव की पत्नी है। रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जल जौहर पहली बार हुआ है, जौहर पहली बार हुआ है। तो इस प्रकार जौहर की पहली घटना राजस्थान में कहाँ देखी गई है? रणथंभौर में देखी गई। इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले 712 ईस्वी में सिंध में हुआ था, जो कि अहोर में रानी बाई और लाडी बाई ने किया था। जबकि राजपूत स्त्री में पहली बार रंग देवी है जिसने यह जल जौहर किया, यानी पहली बार जौहर का आवाहन किया था। तो इस प्रकार 1301 ईस्वी में अपनी चतुराई से काम लेते हुए रतिपाल और रणमल के सहयोग से अलाउद्दीन खिलजी क्या है, वो अधिकार कर लेता है दुर्ग पे।
अब अधिकार करने के बाद में उसने रतिपाल और रणमल की भी हत्या कर दी। रतिपाल और रणमल की हत्या इसलिए कर दी, बोला जो अपना स्वामी का नहीं है वो मेरा क्या होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसे रतिपाल और रणमल की स्वामी भक्ति पर विश्वास नहीं था और इसी कारण उनकी हत्याएं करवा दी गई। अब इससे क्या हुआ, एक तरह से इनडायरेक्ट साइन जाता है कि आखिरकार किस प्रकार से शासक अपना काम करते थे। तो एक आक्रमण अपना कंप्लीट हो चुका है, गुजरात अभियान कंप्लीट है, रणथंभौर अभियान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात जो अगला आक्रमण है वो हुआ है 1303 ईस्वी में। कहां पर हुआ है? चित्तौड़ में। अब चित्तौड़ के लिए जो है भारतीय इतिहास में कोई कम कथाएं नहीं है, बहुत ज्यादा कथाओं का चलन हमें वहां पर दिखाई देता है। जैसे कि चित्तौड़ के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, आक्रमण करने के क्या कारण थे। तो पहला तो कारण यही था कि आखिरकार चित्तौड़ में एक सामरिक महत्व है चित्तौड़ का। चित्तौड़ एक अच्छा दुर्ग है, बहुत सुदृढ़ दुर्ग है और भारत का सिरमौर माना जाता है। तो आखिरकार ऐसे दुर्ग पर अधिकार करना गौरव की बात थी। दूसरी बात की जाती है कि रानी पद्मिनी के कारण। तो रानी पद्मिनी से जुड़ी बहुत सी दंत कथाएं यहाँ पर लिखी जाती हैं कि रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण वहाँ पर आक्रमण किया गया और रानी पद्मिनी के कारण वहाँ पर युद्ध होता है। पद्मिनी के प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और जो पद्मावती मूवी है उसमें भी इसी तरीके का कुछ बताया गया है। पर आखिरकार इतिहास क्या कहता है, बात की जा रही इतिहास की। तो हम इतिहास के अनुसार देखते हैं इससे कि आखिरकार ये सच भी है या नहीं है। तो जो हम यहाँ पर बात करें कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या रानी पद्मिनी कारण आक्रमण किया है या फिर ये केवल राजनीतिक लड़ाई थी। तो देखा जाए तो यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई है, यह किसी प्रकार के किसी राजा के लिए युद्ध नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ठीक है, कैसे कि जब आक्रमण किया गया, जब वहां पर आक्रमण किया गया तो आक्रमण करते समय यह देखा गया कि आखिर किस प्रकार आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करनी जरूरी थी। तो जब राजस्थान में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तो गुजरात के लिए एक सीधा साधन चाहिए था। चित्तौड़ का राज्य बीच में आ रहा था। चित्तौड़ का राज्य क्या बीच में आ रहा था। तो जो उस समय गुजरात पर आक्रमण सफल हो गया, रणथंभौर पर आक्रमण सफल हो गया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी उस समय एक चित्तौड़। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि ये इलाका भी विजित हो गया है, व्यापारिक केंद्र है गुजरात, बीच में कौन आ रहा है? चित्तौड़। ठीक है, मालवा पर उससे पहले विजय मिली नहीं, तो उससे इस पर विजय प्राप्त करनी जरूरी थी। चाहे वो मालवा पर अधिकार कर ले तो भी उसे घूमकर आना पड़ता था, इसलिए वो चाहते थे कि चित्तौड़ पर वो अधिकार कर ले। तो चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, राजनीतिक महत्व था, इसी कारण वहां पर क्या है, अभियान किया गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे अभियान किया गया चित्तौड़ पर। कि चित्तौड़ पे जब उन्होंने आक्रमण किया था तो 1303 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया। इस अभियान के लिए भी उलुग खां को भेजा गया, परंतु चित्तौड़ वो क्षेत्र है जहां पर रणथंभौर जैसे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए खुद को सुल्तान को आना पड़ा। उसी प्रकार यहाँ पर भी सुल्तान को स्वयं आना पड़ा और 1303 ईस्वी में यहाँ पर अभियान के लिए कौन आया? खुद सुल्तान आ जाता है, खुद बादशाह यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है। अब वह आक्रमण करता है यहाँ पर, और आक्रमण करने के बाद में होता क्या है कि उसको बहुत से इश्यूज यहाँ पर होने लग जाते हैं, बहुत सी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है। अब वो अभियान के कारण क्या है कि उसे एक तरह से कह सकते हो बहुत अस्पष्ट तौर पे वहाँ पर उसे विजय प्राप्त नहीं हो पाती। अब विजय प्राप्त कैसे नहीं हो पाती, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको आगे के।